हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों पिछला वीडियो आपके रिस्पांस अनुसार बहुत अच्छा लगा मुझे। यह वीडियो जो है पार्ट 4 जा रहा है फिजिक्स क्लास 10th पर, जो यह बेसिकली निर्भर है आपके दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं पर। ठीक है, तो यह वीडियो जो हमारा है वो है दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं पर। हम इसमें ये टॉपिक देखने वाले हैं, संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है दर्पण संबंधित मुख्य परिभाषाएं, इसको यदि हम समझ पाएंगे तो आगे जितने भी हमें दर्पण का इमेज बनाना होगा वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ये परिभाषाएं हम नहीं जानते हैं। जैसे होता है ना भाई, अगर किसी की जड़ न जानो उसके पत्ते पर कैसे चढ़ोगे आप, उसके डाली पर कैसे चढ़ोगे आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस दर्पण की जो कंडीशन है, इसकी मुख्य परिभाषाएं हैं 6, उसको जानेंगे, उसको देखेंगे, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये 6 परिभाषाएं होती कौन कौन हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला हमारा है क्या, दर्पण ध्रुव। ठीक है, दर्पण ध्रुव पहला दोस्तों दर्पण ध्रुव। दूसरा होता है हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा होता है हमारा दोस्तों वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एंड फोर्थ नंबर जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है क्या, मुख्य अक्ष। एंड 5 दोस्तों हमारा मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस। एंड 6 नंबर जो हमारा है वो क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। दोस्तों ये केवल 6 परिभाषाएं हैं। 6 परिभाषाओं को हम इतने डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ आप फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। आपको इन परिभाषाओं को रटना नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इन 6 परिभाषाओं को देखने के बाद हम लोग टोटल जितने इमेज बनते हैं सब बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दर्पण ध्रुव की बात करेंगे। दर्पण ध्रुव दोस्तों, दर्पण ध्रुव देखें इससे पहले आपसे एक बात हम करना चाहेंगे कि यदि आप दर्पण को पहचान पा रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए ये दर्पण कौन सा है आपका, अवतल दर्पण। ठीक है, और कुछ इसमें बातें होंगी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलो दोस्तों देखो ये आपका अवतल दर्पण है। आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण जो पहचान होता है वो क्या है, इसके उभरे हुए तल पर, उभरे हुए तल पर जो है लेप लगाया जाता है। ठीक है, उभरे तल पर लेप होता है किसका, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है भाई, दबे हुए तल से, दबे हुए तल से। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो और उभरे हुए तल पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा होता हो, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। तो दोस्तों अब समझिएगा, ये देखिए 2 सतह होंगे इस दर्पण के, 2 सतह होगा। एक सतह होगा क्या हमारा, सिल्वर नाइट्रेट का लेपित सतह। दूसरा क्या होगा हमारा, परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर चली जाती हैं उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो देखो इस साइड के सतह को बोलेंगे हम परावर्तक सतह, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सतह जो बोला जाएगा अंदर की तरफ वाला, ये परावर्तक सतह होगा। और बाहर की सतह है क्या बोलेंगे हम, लेपित सतह। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इस दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा उसी को बोलते हैं दर्पण ध्रुव, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। तो परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण ध्रुव कहते हैं। किसी भी परावर्तक सतह के किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही दर्पण ध्रुव कहते हैं। लिख सकते हैं परिभाषा हम आराम से, लिखते हैं किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दर्पण ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं, इसे P से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो यह दर्पण जो है अभी हम कौन सा बनाए हैं, अवतल। उत्तल दर्पण भी ऐसे हम बना सकते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है।
एक बात और कंफर्म रहिए दोस्तों, कभी भी हम किसी भी प्रकाश किरण को डालेंगे दर्पण के सदैव बाएं साइड से डालेंगे, यानी लेफ्ट साइड से। कोई भी प्रकाश किरण लेफ्ट साइड से हमेशा डालेंगे। तो देखो यहाँ से हम प्रकाश किरण डालेंगे तो इसके उभरे हुए तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, दबे हुए तल पर लेप किया गया होगा। तो देखिएगा जरा, इसकी अगर देखेंगे आप तो इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो गया, इसका परावर्तक सतह क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया, और इसके मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसे हम बोलेंगे दर्पण ध्रुव। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण। यानी दोनों दर्पण में परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दर्पण ध्रुव। ठीक है, यह परिभाषा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा जो हमारा है, क्या है, वक्रता केंद्र। इसको देखते हैं। हम इस परिभाषा को डिलीट करना चाहेंगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, उत्तल दर्पण की बात हमने किया, सॉरी वक्रता केंद्र की बात किया। तो देखो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जैसे ये देखिएगा आप, जैसे ये हमने कल बताया था आपको, पिछली वीडियो में बनाया था कि जो हमारा गोली दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले का बना होता है। तो ये कांच का खोखला गोला इसका केंद्र होगा। ठीक है, कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है भाई। तो इसके हम दोनों साइड से निकाल लेंगे, जैसे काट निकालेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले का बना होता है। यानी खोखले गोले के केंद्र, गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे देखो ये हमने निकाला तो इसका भी केंद्र कहीं न कहीं इधर होगा। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले भाग का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। यानी वक्रता केंद्र को हम सी से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर समझिएगा, आप समझिए, ये गोला है, गोला का केंद्र होगा। ठीक है, गोला का केंद्र होगा। तो आप मान लो ये सपोज करो ये पूरा हम गोला ही काट के निकाल बनाए हैं। ठीक है, ये सपोज करो आप काट के पूरा आपने बनाया इसको। अब यही गोला ही पूरा है भाई, गोला ही पूरा है हमारा, ये इस गोले का केंद्र है। यानी जो गोले का केंद्र होता है वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र को परिभाषा हम लिखते हैं, वक्रता केंद्र लिखते हैं, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को, उसके मतलब गोले के केंद्र को, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण यानी गोली दर्पण जो होगा हमारा, गोली दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को भाई सी से व्यक्त करते हैं, वक्रता केंद्र को हम किससे, सी से व्यक्त करते हैं, सही दोस्तों। जो गोली दर्पण है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहेंगे, यानी उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे हम सी से व्यक्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से दिखा देते हैं भाई। ये गोला है, गोले का केंद्र होगा और वही गोले का केंद्र इसके दर्पण के परिधि से केंद्र कहलाएगा, जो इसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए, दो चीज़ें हो गई हमारी, वक्रता केंद्र हो गया, दर्पण ध्रुव हो गया, हमारा बच्चा है क्या, वक्रता त्रिज्या। तो यहीं से तुरंत हम वक्रता त्रिज्या भी डिफाइन कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे देखिएगा, आप सभी को पता है कि गोला होता है और गोले के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या, त्रिज्या। गोले का त्रिज्या बोला जाता है ना, गोले के केंद्र तथा उसके परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, गोले का त्रिज्या। तो भाई ये हमने दर्पण बनाया, इसके दर्पण ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करना चाहेंगे। वक्रता त्रिज्या हेडिंग डालते हैं, वक्रता त्रिज्या। देखो दोस्तों, ये क्या है, गोले का केंद्र और तथा उसके परिधि के बीच की दूरी को गोले का त्रिज्या बोला गया था। तो ये दर्पण है, दर्पण के दर्पण ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। तो लिख सकते हैं बड़े आसानी से हम, दर्पण के दर्पण ध्रुव व वक्रता केंद्र कौन है, सी है, वक्रता केंद्र सी के बीच
की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? हमारा दर्पण ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा देखो ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है हम इसको दिखाते हैं आपको, इसको मिटाते हैं दोस्तों। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको विरेज करेंगे। देखिएगा मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए जैसे ये हमारा जो है अभी यही दर्पण मान लीजिए बनाया हमने, और एक दर्पण बना देते हैं आपके लिए हम उत्तल दर्पण भी बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के दबे हुए तल पर प्रकाश को नहीं पार करने दिया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का दर्पण ध्रुव आप सब जानते हैं। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को पी बोलते हैं। और इसका जैसे देखो ये हमने बनाया, एक मिनट समझिएगा, अगर हम इस साइड को काट के निकालेंगे तो इसका केंद्र इधर होगा, लेफ्ट टू राइट, और इस साइड को काट के निकालेंगे तो इसका केंद्र इधर होगा। तो इसका जो हमारा वक्रता केंद्र होगा ये कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। किसके? उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होगा? राइट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड। तो समझिएगा, अब हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष, नया हेडिंग हमारा है मुख्य अक्ष। हेडिंग डालिए आप लोग। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है? ये वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव, ये एक सीधी रेखा में है। अगर हम किसी भी रेखा से इनको मिला देते हैं, किसी भी रेखा से इनको मिला देते हैं, तो हम इसी जो रेखा को मिला रहे हैं ये रेखा कहलाएगी हमारी मुख्य अक्ष। ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र हमारे दर्पण ध्रुव ये रही, वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव को मिलाने रेखा क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, बोलो भाई सही है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष परिभाषा कैसे दे सकते हैं हम मुख्य अक्ष का? कि वक्रता केंद्र तथा दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ परिभाषा मुख्य अक्ष का, वक्रता केंद्र तथा दर्पण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप देखिए दर्पण ध्रुव कंफर्म कर लिया आपने, वक्रता केंद्र कंफर्म कर लिया और वक्रता त्रिज्या कंफर्म किया। 4 नंबर पर हमने मुख्य अक्ष कंफर्म कर लिया। अब आपका बचा क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, इसको देखने वाले हम मुख्य फोकस। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको मुख्य फोकस दिखाते हैं। देखो दोस्तों, एक एक चीज़ आप कंफर्म करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि अगर कोई भी प्रकाश किरण हम डालेंगे तो दर्पण के सदैव लेफ्ट साइड से डालेंगे। तो देखो भाई ये आपका मुख्य अक्ष है, आप कंफर्म है इसको? मुख्य अक्ष, ये तो कंफर्म हो गए सबके सब। मुख्य अक्ष है, आप सभी को पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे सीधी रेखा में दर्पण के पास जाएगी, इसके बोलेंगे क्या? समांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? समांतर। समांतर मतलब यहाँ और यहाँ की दूरी क्या हो? समान हो। तो हम बोल सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी उस बिंदु को हम बोलेंगे मुख्य फोकस, कैपिटल F। आप देखिए ये आपतित किरण है आपकी, आपतित किरण। ये कौन होगा? हमारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो दोस्तों देखिए, अब आपको बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यह जो किरण है क्यों रिटर्न आ गई? क्योंकि आपने इसे दर्पण बनाया है, यानी लेप कर दिया, ये अपारदर्शी सतह हो गया, ये प्रकाश किरण उधर नहीं जाएगा। फिर दूसरी कन्फ्यूजन ये बनती है कि ये किरण इधर ही क्यों आई, ऊपर क्यों नहीं गई? तो इसका सबसे सीधा जवाब है कि इधर का एंगल जो होता है वो अधिक होता है, और इधर का एंगल क्या होता है? कम होता है। जहाँ पर भीड़ होगा भाई वहाँ कौन जाना चाहेगा? जहाँ भीड़ नहीं वहाँ से लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ का एंगल कम है, इधर का एंगल ज़्यादा है, तो हमारी यह किरण नीचे आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहां पे काटेंगी उसे हम बोलेंगे मुख्य फोकस। ये तो किसकी परिभाषा होगी भाई? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है,
देखिए जरा यहाँ पे हमने बोला कि कोई भी प्रकाश किरण हम दर्पण के लेफ्ट साइड से डालेंगे, तो यहाँ से हमने एक प्रकाश किरण फिर से इसमें उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा। तो अब देखो ये आपका परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह बाहर का है, उधर हमने लेपित कर दिया, तो ये प्रकाश किरण उस पार नहीं जा पाएगी। जब इस बार उस पार नहीं जा पाएगी तो ये देखो ना, ये आपको देखने वाली बात है कि यहाँ का जो है एंगल कम है और यहाँ का एंगल क्या है, अधिक है। तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी। इस बार ये आपतित है, आपतित किरण है, ये कैसा है, परावर्तित किरण, ठीक है। तो हम ऐसा आभास करेंगे कि ये जो किरण है ये दर्पण के सीधे ऐसे मुख्य अक्ष को काटते हुए आ रही है, ऐसा इसको आभास करेंगे हम, ठीक है। जबकि ये जो आभास किया है तो लाइन को हम डॉटेड करते हैं, कन्फर्म लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आभास किया है कि ये लाइन जो आ रही है सीधे मुख्य अक्ष को काटते हुए आ रही है, तो इसे बोलेंगे हम मुख्य फोकस। तो इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे हम, मुख्य फोकस का परिभाषा लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं क्या होता है, या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, मुख्य अक्ष जो होता है, हमने देखो यहाँ दो टॉपिक जोड़ा है, जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। देखो ये जो लाइन्स हैं रियल में मुख्य अक्ष को काटी हैं और हमने इसको क्या किया, आभास किया है काटती हुई यहाँ से आ रही हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होगा यहाँ हम आभासी इमेज बनाता है, और अवतल दर्पण जो होता है हमारा वो इमेज बनाएगा, हमारा वास्तविक आभासी दोनों बनाएगा। आगे बातें करेंगे इसके लिए हम। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो देखो मुख्य फोकस भी क्लियर हो गया। लास्ट हमारा बचा क्या, मुख्य फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बहुत कुछ अलग नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको डिलीट करके फोकस दूरी भी लिख देते हैं। देखिए फोकस दूरी दिखाते हैं आपको हम। अगर आपको फोकस समझ आएगा तो सब कुछ समझ आएगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, देखिए जो भी दूरी होगा हमारा दर्पण ध्रुव से मापा जाएगा, दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य, ठीक है, दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलेंगे क्या, फोकस दूरी। देखिए दर्पण ध्रुव P व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे आपसे व्यक्त करते हैं। यह आपका सभी टॉपिक हमें लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि आपका नहीं क्लियर हुआ भाई तो एक बार वीडियो प्लीज़ फिर से देखिएगा। 100% बोलते हैं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो होगा वो किरण आरेख का होगा। किरण आरेख मतलब हम कहाँ से किरण गुजारेंगे, तो ये किरण कहाँ से गुजर जाएगी, इसके बाद से आपका इमेज बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बाद जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा किरण आरेख का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करिए ताकि यह चैनल आपके सहयोग से एक बार फिर से चल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।